सऊदी अरब का भारत के पीठ पीछे जो चाल पाक के साथ मिलकर चली थी, सबकी सब बिखरती दिख रही है और भारत के खिलाफ उगला गया जहर पर अब भारत की प्रतिक्रिया ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाक सहित पूरे गल्फ के देशों के भू राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। हाल यह बन चुका है कि पिछले 72 घंटों में गल्फ देशों में लगातार एक के बाद एक मीटिंग चल रही हैं। कई देश भारत के साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे देश सऊदी अरब के इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कई देश अब इस मामले को लेकर के शांत भी बैठ चुके हैं। हालिया बन चुका है कि कई सारे देशों ने सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से अपना पलड़ा झाड़ना शुरू कर दिया है और वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने को लेकर के अपना साफ स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब पूरी तरह से एक रहस्यपूर्ण और सस्पेंस से भरी कहानी की तरह सामने आया है, जहां सऊदी अरब द्वारा भारत के खिलाफ हालिया बयानबाजी और कूटनीतिक चाल ने पूरे गल्फ क्षेत्र को मानो भूकंप की तरह हिला दिया हो। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में भारत की लगातार मजबूत होती कूटनीतिक पकड़ और विश्व मंच पर उसकी बढ़ती हुई रणनीतिक अहमियत से कई देशों के समीकरण बदल रहे थे। भारत एक ओर अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गल्फ के देशों के साथ ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में गहरी पैठ बना चुका था। ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे हो चुके हैं, तभी अचानक सऊदी अरब का भारत के खिलाफ अप्रत्याशित और तीखा बयान सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। यह बयान केवल सामान्य असहमति का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसमें भारत के खिलाफ जहर उगला गया था, जिसने पूरे परिदृश्य को और भी रहस्यमय बना दिया। भारत ने इस पर जिस तरह से जवाब दिया वह और भी चौंकाने वाला था। सामान्यतः भारत ऐसे मुद्दों पर संयम और कूटनीतिक भाषा अपनाता है, लेकिन इस बार भारत की प्रतिक्रिया न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरे गल्फ क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित और कठोर थी। भारत ने संकेत दिया कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वह अब किसी भी देश की गुप्त या प्रत्यक्ष विरोधी गतिविधियों को सहन नहीं करेगा। यह प्रतिक्रिया इतनी स्पष्ट और प्रखर थी कि 72 घंटों के भीतर पूरे गल्फ क्षेत्र में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। दुबई, दोहा, मस्कट, कुवैत सिटी और यहां तक कि अबू धाबी तक में अचानक उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन होने लगा। हर बैठक का एजेंडा था भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव का असर और इसमें हमारी भूमिका क्या होगी। इस कूटनीतिक ड्रामे में सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि कौन से देश किस खेमे में खड़े हैं। कुछ देशों ने भारत का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि भारत उनके लिए आने वाले दशकों में एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक भागीदार होगा। कतर जैसे देश जो पहले सऊदी अरब के दबदबे में नजर आते थे, अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बहरीन और ओमान जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब के इस कदम से दूरी बनाने लगे हैं। इन देशों का मानना है कि सऊदी अरब का यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया और इसमें दीर्घकालिक हितों की अनदेखी की गई, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और कुछ हद तक तुर्की ने इस पूरे घटनाक्रम को सऊदी अरब के समर्थन में खड़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान, जो पहले से ही भारत विरोध में कोई भी मौका नहीं छोड़ता, उसने इस मुद्दे पर सऊदी अरब की भाषा को और भड़काने की कोशिश की। तुर्की ने भी परोक्ष रूप से भारत पर निशाना साधते हुए कहा बंद कि आज से भारत क्षेत्रीय नीतियों में अपनी हदें पार कर रहा है। यह बयान भले ही सीधे सऊदी अरब से जुड़ा न हो, लेकिन इसमें छिपा संदेश साफ था कि भारत की बढ़ती शक्ति कई पुराने इस्लामी केंद्रों को असहज कर रही है। भारत की प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि जो देश अब तक इस्लामी एकता के नाम पर एकजुट दिखते थे, वे अब बढ़ते हुए नजर आने लगे। यूएई, जिसने हाल ही में भारत के साथ कई बड़े व्यापारिक और रक्षा समझौते किए हैं, उसने साफ संकेत दिए कि वह इस विवाद से दूरी बनाएगा और भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देगा। यही नहीं, कुवैत ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा बाजार और आर्थिक स्थिरता है, न कि ऐसे विवाद जिनमें उसका कोई सीधा लाभ नहीं। यह स्थिति सऊदी अरब के लिए बेहद असहज बन चुकी है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके इशारे पर पूरा गल्फ उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। 72 घंटों के भीतर ही स्थिति इतनी उलझ गई कि कई विश्लेषकों ने गल्फ क्षेत्र की सबसे बड़ी कूटनीतिक दरार करार दिया। यह दरार न केवल धार्मिक या राजनीतिक आधार पर दिख रही है, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी सामने आ रही है।
भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी बड़ी और प्रभावशाली हो चुकी है कि वह किसी भी देश की अनदेखी सहन नहीं कर सकता। यही वजह है कि कई देश सऊदी अरब से दूरी बनाते हुए भारत की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सस्पेंस भरा पहलू यह है कि सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ अचानक यह बयान क्यों दिया। क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ दबाव था? क्या यह अमेरिका या चीन की किसी रणनीति का हिस्सा था जिसमें भारत और सऊदी अरब को अलग करना जरूरी था? या फिर यह पाकिस्तान की चाल का परिणाम था जिसने सऊदी अरब को अपने पक्ष में करने के लिए पर्दे के पीछे काम किया? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह रहस्य गहराएगा। भारत की आक्रामक प्रतिक्रिया ने यह भी साबित कर दिया कि वह अब केवल एक रिएक्टिव शक्ति नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव शक्ति बन चुका है। भारत ने इस घटना को अपने खिलाफ हमले के रूप में लिया और साफ संदेश दिया कि वह अब किसी भी स्तर पर पीठ में छुरा घोंपने जैसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि पूरे गल्फ क्षेत्र में हलचल मच गई है और एक एक देश को यह तय करना पड़ रहा है कि वह किस ओर खड़ा होगा। यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय में न केवल भारत गल्फ संबंधों को नया आयाम देगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि इस्लामी दुनिया में शक्ति संतुलन किस तरह बदलेगा। अगर सऊदी अरब अपनी स्थिति पर अड़ा रहता है तो उसे अकेलापन झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह भारत के साथ संवाद बहाल करता है तो शायद अभी भी स्थिति को संभाला जा सकता है। हालांकि सस्पेंस यही है कि क्या सऊदी अरब अपनी जिद छोड़ पाएगा या फिर यह टकराव एक नए भू राजनीतिक संकट का कारण बनेगा। भारत के भीतर और बाहर यह सवाल गूंज रहा है कि क्या यह केवल एक डिप्लोमैटिक मिसकैलकुलेशन है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत। आने वाले हफ्ते इस सस्पेंस का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया से खेल का पूरा रुख बदल दिया है और यही कारण है कि गल्फ देशों की मीटिंगों में अभी भी घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। फैसले टल रहे हैं और हर देश अपनी अगली चाल सोच रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। दरअसल अब तक सऊदी अरब सिर्फ अपनी प्रेस, मीडिया और ब्रीफ के माध्यम से यह कह रहा था कि पाक के साथ हुआ उसका समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कोई स्थिति आती है तो भारत के साथ वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत के रिश्तों पर प्रभाव पड़ने की बात पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी थी, जिसके चलते भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब पर पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जाल एक्शन लिए, बल्कि सऊदी अरब को अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी है और ऐसा हाल बना दिया है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर के सऊदी अरब अपने देश के अंदर ही पूरी तरीके से अलग फलक पड़ चुका है। गल्फ कंट्री जब तक उसके साथ खड़ी थी वह भी अब उसके साथ नहीं है, जिसके चलते सऊदी अरब का हौसले पस्त हो चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी घुटने पर आने को मजबूर हो उठे हैं और अब इस वक्त सबसे बड़ा इंटरैक्शन सऊदी अरब की तरफ से अपना, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा अपना सीट बैकअप देखते हुए यू टर्न लिया गया है। सऊदी अरब का भारत के दबाव में आकर के अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हो उठा है। जो सऊदी अरब अब तक नल्ला पाक के साथ मिलकर के भारत के ऊपर युद्ध की तैयारियां रच रहा था, जो सऊदी अरब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच करके सऊदी अरब अपने आसपास के सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा था, वही सऊदी अरब महज 72 घंटों में ही भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। उसने जो कहा है अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि बाकी फाइनली बिल भी पास करना मजबूरी बन चुकी है। दरअसल सऊदी अरब ने साफ किया है कि अब भारत के साथ हो रहे इस ट्रीटी को, यानी कि जो भारत के खिलाफ सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ ट्रीटी की थी, वह उसे पूर्णतया रद्द करता है और फाइनली इसके बिल को भी सऊदी अरब ने अपनी संसद में पास करते हुए इस पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। यानी जो नल्ला पाक के साथ सऊदी अरब ने उसे संरक्षण, उसे सबसे अपने छत्र छाया में रखने का बिल पास करके समझौता किया था, वह समझौता उसने एक ही झटके में महज 72 घंटों के अंदर अंदर रद्द कर दिया है। और अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा बुरी तरीके से पूरे के पूरे सऊदी अरब और नल्ला पाक फंस चुके हैं। वही नल्ला पाक जो अब तक इस मामले में पूरी दुनिया में बाँछे फुला करके साफ कह रहा था कि अब तो पूरी दुनिया का और मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा देश उसके साथ खड़ा है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो मानो पूरा मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा दिखाने की कोशिश में जो वह स्टेटमेंट पास कर रहा था, उसे ऐसा सदमा लगा है कि अब वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब
अब अरब देशों के बीच भी फूट डालने का काम कर चुका है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सऊदी अरब के पैर अपने वापस खींचने के क्रम में पूरे सऊदी अरब के देश अब दो गुटों में टूट चुके हैं। कुछ सऊदी अरब देश ये कह रहे हैं कि सऊदी के इस फैसले में वह उनके साथ हैं। कुछ गल्फ कंट्री ये कह रही हैं कि सऊदी ने जो किया था उसके चलते अब उसका बचना मुश्किल है और इस घटनाक्रम में वह किसी भी तरीके से उसके साथ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि यह सब कुछ रचा गया था भारत के खिलाफ। षड्यंत्र दोहा कतर में मुस्लिम देशों का सामूहिक संगठन हुआ, जहां पर यह पूरे के पूरे मामले को रचने की साजिश की गई और इस साजिश का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत के साथ सहयोगात्मक रुख दिखाने का दिखावा करने वाला सऊदी अरब था। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अब अरब देशों के बीच भी फूट डालने का काम कर चुका है, क्योंकि यह वही दौर था जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि सऊदी अब मध्य पूर्व की राजनीति में स्थिरता और नेतृत्व का चेहरा बनेगा। लेकिन असलियत में इस पूरे खेल के पीछे एक ऐसा छुपा हुआ एजेंडा काम कर रहा था जिसने न केवल अरब देशों को बल्कि भारत जैसे उभरते हुए शक्ति केंद्र को भी सीधे सीधे अपने घेरे में ले लिया। दरअसल जब सऊदी अरब ने अपने पैर पीछे खींचने शुरू किए तो यह सिर्फ तेल उत्पादन की नीतियों, डॉलर की गिरती ताकत या क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे गहरे षड्यंत्र की आहट थी जिसमें गल्फ कंट्री दो ध्रुवों में बंट चुकी थीं। कुछ देश खुले तौर पर कह रहे थे कि सऊदी के फैसलों में वे उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका आर्थिक, धार्मिक और सुरक्षा ढांचा अब भी रियाद पर टिका हुआ है। जबकि दूसरी तरफ कई गल्फ कंट्री यह मानने लगीं कि सऊदी का जो कदम था उसने आने वाले समय में पूरे अरब जगत को संकट में धकेल दिया है और अगर उन्होंने आंख मूंद कर उसका साथ दिया तो वे भी उसी गर्त में धंस जाएंगे। यहीं से एक नया घटनाक्रम जन्म लेता है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला था। बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बैठक हुई थी, जगह थी दोहा, कतर। यहाँ पर मुस्लिम देशों का एक सामूहिक संगठन गुप्त तरीके से आयोजित किया गया। बाहरी तौर पर इसे आर्थिक सहयोग और इस्लामी देशों के बीच एकजुटता का मंच बताया गया, लेकिन अंदर की हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। उस बैठक में खामोशी से भारत के खिलाफ एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया जिसकी भनक भी दिल्ली को तुरंत नहीं लग सकी। सऊदी अरब, जो बीते कुछ वर्षों से भारत के साथ रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश की नीतियों में सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा था, वही इस षड्यंत्र का असली सूत्रधार निकला। यह वही सऊदी था जिसने दुनिया को दिखावा किया कि वह भारत के साथ खड़ा है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी चालें किसी और दिशा में बढ़ रही थीं। अब सवाल यह था कि सऊदी अरब को भारत के खिलाफ इस पूरे षड्यंत्र को रचने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब सीधा सा नहीं था। दरअसल भारत जिस तेजी से मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, वह सऊदी के पारंपरिक प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। भारत न केवल कतर और ओमान जैसे देशों से ऊर्जा समझौते कर रहा था, बल्कि यूएई के साथ भी उसका रिश्ता नए आयामों को छू रहा था। यही नहीं, रूस और ईरान से भारत का बढ़ता सहयोग भी सऊदी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। सऊदी की रणनीतिक सोच साफ थी, अगर भारत को समय रहते रोका नहीं गया तो आने वाले दशकों में मध्य पूर्व की राजनीति पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा और वह फिर कभी क्षेत्रीय नेतृत्व की स्थिति हासिल नहीं कर पाएगा। दोहा बैठक में जब यह विषय उठा तो कई देशों ने शुरू में संकोच जताया, खासकर कतर, जिसने हमेशा भारत के साथ ऊर्जा, व्यापार और निवेश का मजबूत रिश्ता रखा है। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। सऊदी के प्रतिनिधियों ने वहां मौजूद छोटे देशों को यह विश्वास दिलाया कि अगर वे भारत के खिलाफ इस मोर्चे में शामिल होंगे तो उन्हें आर्थिक पैकेज, सुरक्षा की गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग का पूरा समर्थन मिलेगा। यही वह मोड़ था जब कई देशों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुले तौर पर सऊदी की योजना का समर्थन कर दिया। फिर भी यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इस पूरी साजिश में कुछ देश ऐसे भी थे जो दोहरे खेल में लगे थे। वे दिखावा कर रहे थे कि भारत के साथ हैं, लेकिन गुप्त रूप से सऊदी को समर्थन दे रहे थे। यही सबसे बड़ा सस्पेंस था। कौन भारत का सच्चा मित्र था और कौन केवल समय बिताने के लिए दोस्ती का मुखौटा पहने हुए था। भारत की खुफिया एजेंसियों को जब इस पूरे घटनाक्रम की हल्की सी भनक लगी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि असली गद्दार कौन है, क्योंकि इस तरह की बैठकें और गुप्त गठजोड़ सामान्य राजनयिक चैनलों से कभी भी उजागर नहीं किए जा सकते थे। धीरे धीरे संकेत मिलने लगे कि यह सिर्फ भारत के खिलाफ एक आर्थिक साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल था।
योजना यह थी कि भारत को मध्य पूर्व में अलग थलग किया जाए, उसके ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव डाला जाए और मुस्लिम देशों में उसकी साख को कम करके उसकी घरेलू राजनीति में भी हलचल पैदा की जाए। यहाँ तक कि भारत की विदेश नीति को असंतुलित करने के लिए कुछ इस्लामी संगठनों को भी सक्रिय करने की बात सामने आई। ये सब सुनकर भारत के नीति निर्माताओं के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि अरब जगत में उनके बढ़ते रिश्ते अब स्थायी हो गए हैं, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। दोहा की बैठक में जब अंतिम चरण की बातचीत हो रही थी तो वहां मौजूद एक प्रतिनिधि ने अचानक सवाल उठाया, क्या होगा अगर यह सब बाहर आ गया? क्या भारत चुप बैठेगा? इस पर सऊदी के प्रतिनिधि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भारत अपनी आंतरिक उलझनों में इतना व्यस्त है कि वह हमारी चाल समझ ही नहीं पाएगा, और अगर समझ भी गया तो उसके पास विकल्प बहुत कम होंगे। तेल, गैस, प्रवासी भारतीय, ये 3 हथियार हमारे पास हैं और भारत इन तीनों के बिना कभी भी वैश्विक ताकत नहीं बन सकता। यह बयान उस साजिश की असल गहराई को उजागर करता था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सऊदी अरब ने अरब देशों को 2 गुटों में बांटने का जो खेल खेला, उसका सबसे बड़ा निशाना भारत था। एक तरफ वे देश थे जो खुलकर सऊदी के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ वे थे जिन्होंने चुपचाप दूरी बना ली, लेकिन भारत के पक्ष में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस दोहरी राजनीति ने ही पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमय बना दिया। भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह इस साजिश को कैसे नाकाम करे। क्या वह सीधे सीधे सऊदी से टकराव मोल ले या फिर चुपचाप अपनी रणनीति बदलते हुए नए सहयोगियों की तलाश करे? यह सवाल अब भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन इतना तय है कि दोहा में हुई उस बैठक ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसका असर आने वाले वर्षों तक भारत की विदेश नीति और मध्य पूर्व की राजनीति पर देखने को मिलेगा। और सस्पेंस यही है, क्या भारत इस तूफान को झेलकर और मजबूत होकर निकलेगा? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।